जब अमिताभ बच्चन का अग्निपथ आया था तो ऐसे ही देश में उथल पुथल मचा था। अग्निपथ, लथपथ। तुम्हारा आवाज इतना कम क्यों हो रहा है? चले जा रहा है, कम हो जा रहा है। साउंड ठीक कर लो अपना। हाँ, ईयरफोन नहीं लगाई हो क्या? ठीक है। ये अग्निपथ स्कीम के पीछे जो ये शोर शराबा हो रहा है या बवाल किया जा रहा है, इसके पीछे लड़कों का सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड है। इसमें जिन लोगों को रिक्वायर किया जाएगा या हायर किया जाएगा आर्म फोर्सेस में, सेना में, वो सिर्फ 4 ही साल के लिए। क्यों? पहले होता था कि अगर एक बार सिलेक्ट हो गए, सेना में आपकी भर्ती हो गई, तो आप निर्धारित आयु तक आप सेवा देते थे, उसके बाद आपको रिटायरमेंट मिलता था। लेकिन अब इसमें क्या है कि ये 4 ही साल तक के लिए आपको हायर किया जा रहा है, उसके बाद थ्रो कर दिया जाएगा। लड़कों का ये कहना है कि आप परमानेंट हमको हायर कीजिए, जैसे पहले होता था रिक्रूटमेंट। इसी के लिए विरोध और प्रदर्शन होगा। अब ये यहाँ पे 3 पक्ष है। अग्निपथ स्कीम को समझने के लिए आपको 3 अप्रोच से समझना होगा। एक तो जो कैंडिडेट है या जो पार्टिसिपेंट है इसमें, आप कह सकते हैं स्टूडेंट या कैंडिडेट एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है गवर्नमेंट और तीसरा पक्ष है आर्मी या सेना। ये 3 पक्षकार हैं इसमें। अब एक बड़ा रोमांचक स्थिति पैदा हो गया है इन तीनों पक्षकार को लेकर के। किसको क्या फायदा है, किसको क्या लॉस है, आप जब इसको देख लीजिएगा, समझ जाइएगा, तो अग्निपथ स्कीम समझ में आ जाएगा। और जब भी इससे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो आपको लिखना ऐसे ही है। अब कैंडिडेट के पक्ष में जो लॉस है, पहले लॉस ही देख लेते हैं क्योंकि उसी पे बखेड़ा हो रहा है। तो कैंडिडेट के पक्ष का जो लॉस है वो ये है कि इनका जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा या सिलेक्शन किया जाएगा वो परमानेंट नेचर का नहीं होगा। सबसे पहला, यानी कि परमानेंट या अस्थाई नहीं होगा, अस्थाई नियुक्ति नहीं होगा। एक निर्धारित अवधि के लिए होगा। कितने साल के लिए? 4 वर्षों के लिए। दूसरी बात, 4 वर्षों के लिए निर्धारित होगा। उसके बाद एक क्या करेंगे? समस्या ये है कि अगर मान लो 17.5 से लेकर के 21 वर्ष के लड़कों का सिलेक्शन होता है और 4 वर्ष यानी कि मैक्सिमम 26 वर्ष की आयु तक वो जॉब करते हैं, सेना में रहते हैं, उसके बाद क्या करेंगे? वो तो बेरोजगार हो गए। तो ये लेकर के उनको परेशानी है कि उसके बाद हम क्या करेंगे। तो सरकार का कहना यह है कि हम आपको जैसे 100 लोगों का भर्ती लेंगे तो उसमें से 25 लोगों को कंटिन्यू कर देंगे। उनका परीक्षण फिर से टेस्ट होगा, रिटेन, फिजिकल, और उसके बाद उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। बाकी जो 75 है उनको बाहर कर दिया जाएगा। अब इसी चीज को लेकर के तमाशा है, इसी चीज को लेकर के भारी विरोध किया जा रहा है कि वो 75 क्या करेंगे। लेकिन सरकार का दिक्कत यह है कि सरकार का मंशा बहुत अच्छा है, लेकिन इस स्कीम को या इस प्लान को सही तरीके से लोगों के पास प्रेजेंट नहीं किया गया है, डिलीवर नहीं किया गया है। हम एक दिन बोले थे कि ये नॉलेज डेमोक्रेसी है, यहां पे इंफॉर्मेशन सबके पास है, लेकिन जो बेस्ट प्रेजेंटेशन देगा, जो बेस्ट डिलीवर करेगा, वही सक्सेस होगा, वही सफल होगा। तो सरकार के पास अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस स्कीम को सही तरीके से लोगों के पास लाए ही नहीं, बता ही नहीं पाए, आधा अधूरा पिक्चर क्लियर नहीं कर पाए, आधा अधूरा ही बात बता पाए। सरकार स्पष्ट रूप से कह रही है कि हम ये जो 75 लोग हैं उनको हम और कहीं एडजस्ट करेंगे, जैसे कि और जो हमारा आर्म पैरामिलिट्री फोर्स जो है उसमें हम एडजस्ट करेंगे। नहीं तो अगर आप उसमें जाना चाहें तो उसमें जाएं, अगर नहीं तो आपके लिए जो सरकारी सेवाएं होगी राज्य स्तर की, केंद्र सरकार की,
उसमें हम 10% अलग से रिजर्वेशन भी देंगे आपको, यानी कि प्रायोरिटी देंगे हम आपको। लेकिन लड़के इस पे संतुष्ट नहीं है, सरकार के इस आश्वासन से वो संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि नहीं, हमको ऐसा नहीं चाहिए, हम सेना में जाएं तो चले जाएं। लेकिन आपको ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट हो रहा है वो 17.5 वर्ष की आयु में हो रहा है, जिसमें कि सरकार के अगर सिपाही की नौकरी को छोड़ दिया जाए तो किसी भी नौकरी के लिए मिनिमम एज 21 ईयर्स है। मिनिमम एज 21 ईयर्स। IAS PCS का एग्जाम देने जाएंगे तो मिनिमम एज है 21 ईयर्स। उसके बाद ही आप शामिल हो सकते हैं। अगर दूसरे तरह का सिपाही भर्ती में उससे कम है, क्योंकि वो 12वीं और 10वीं लेवल पे आयोजित किया जाता है। तो इस टाइम जो लड़के पढ़ते थे या घूमते थे उनको नौकरी करने का अवसर मिलेगा, तो फायदा ये था। लेकिन लड़के का सिर्फ और सिर्फ यही डिमांड है कि हमको परमानेंट नेचर पे लीजिए, टेम्पररी नेचर पे नहीं। क्या गारंटी है कि हम उन 25 लोगों में शामिल हो जाए या पास हो जाए और हमारा परमानेंट हो जाए, हमारा जॉब कंटिन्यू रहेगा। उनका शिकायत यही है और इसी को लेकर के असंतोष पड़ रहा है। इसमें जो सैलरी का पैटर्न है, इसमें 6 महीने का ट्रेनिंग का प्रावधान किया गया है, 6 मंथ ट्रेनिंग है और उसके बाद आपको अलग अलग जगह पे जहां जहां रिक्वायर होगा वहां पोस्टिंग दिया जाएगा। कुल सेवा अवधि 4 साल ही है। इसी को लेकर के बखेड़ा हो रहा है। अब यहां पे ये भी सरकार कह रही है कि अगर आप इस दौरान अगर +2 पास करके आए हैं तो आप इस दौरान आपको स्नातक का डिग्री भी दिया जाएगा। आपके लिए एक अलग से एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया जा रहा है ताकि आपको अलग से ग्रेजुएट किया जा सके। अगर आप मैट्रिक करके आए हैं तो 12वीं और उसके आगे की शिक्षा की भी व्यवस्था की जाएगी। इसमें शामिल होने के लिए दो कैटेगरी के लोग 10वीं और 12वीं के लोग एलिजिबल हैं, क्योंकि मिनिमम आयु 17 ईयर्स यानी 17.5 साल है और मैक्सिमम 21 साल है। तो इस दौरान या तो जो अंडर ग्रेजुएट होगा या फिर जो पास आउट होगा +2 और 10 वही इसमें शामिल होगा। +2 वाला 10 वाला नहीं, +2 वाला, क्योंकि मिनिमम 17.5 साल है। तो लड़कों के पास अपॉर्चुनिटी है, वो तैयारी कर सकते हैं। अब बखेड़ा का कारण आप समझ लिए, यही कारण है और कोई कारण नहीं है। स्टूडेंट का विरोध का कारण यही है। अब लड़कों के साथ दिक्कत यह है कि लड़के सेना में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अगर चले जाएं, विशेष करके हिंदी भाषी स्टेट के ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर लोगों का और विशेष करके युवाओं का जो आफ्टर इंटरमीडिएट उनका एक ख्वाहिश होता है उनको सेना में जाना है, क्योंकि इसका एग्जाम कोई ज्यादा टफ भी नहीं होता है। फिजिकल टेस्ट होता है और हल्का फुल्का ही रिटन टेस्ट होता है। तो लड़के अधिकतर जो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, दौड़ में, रनिंग में, हाई जंप में, लॉन्ग जंप में, ये सब कर लेते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। अब जैसे ही उनका सिलेक्शन हो जाता है उनका सोशल स्टेटस बेहतर हो जाता है। कैसे हो जाता है? अब उनके बाबूजी भाई घर में एक तख्ती लटका देते हैं कि हमारा बेटा सेना में है और कम से कम 5 से 7 लाख रुपया उनको दहेज मिल जाता है, गाड़ी मिल जाता है, लड़का का भी मनचाहा समय पे और समय पे लड़के का भी विवाह हो जाता है और कुल मिला जुला करके उसका जितना बड़ा ख्वाहिश था उतना ख्वाहिश पूरा हो जाता है। लेकिन ये सारे चीज खत्म हो जाएंगे। अब इसका एक और थोड़ा सा पहलू आपको देखना चाहिए। इसका एक पहलू ये भी है और हास्यास्पद भी है, इसको आप व्यंग की तरह भी समझ सकते हैं। वो ये है कि ये थोड़ा सा समाजवाद के खिलाफ भी है। समाजवाद के खिलाफ कैसे है? तो ऐसे समझ लो कि मान लो जो न्यू रिच बना है, नया नया जो धनवान बना है, तो वो भी चाहता है कि उसके पास पैसा आए तो गांव में जमीन खरीदे। तो जमीन खरीदने के लिए उसको अवसर तब मिलता है जब कोई लड़की वाला अपनी लड़की का ब्याह करने जाता है। तो क्या करता है कि ब्याह करने के लिए अपना कुछ खेत बेचता है और बेच करके उसी पैसे से इन सेना में भर्ती हुए युवाओं से अपनी लड़की का विवाह करता है। अब वो जो नया वर्ग था
जो जो जमीन लेकर के अपने आप को छोटा मोटा जमींदार या भूमिपति बनना चाहता था, अब उसकी तमन्ना भी खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि सेना में लोग बहाली होंगे तो 4 साल के लिए, तो कोई अपनी लड़की का विवाह इससे क्यों करेगा, और अगर करेगा भी तो दहेज क्यों देगा, क्योंकि तो परमानेंट नेचर का है ही नहीं। तो ये थोड़ा सा, ये भी सामाजिक उथल पुथल या सामाजिक बदलाव जो हमारे यहाँ चल रहा था, जो नए अमीर बन करके भूमिपति बन रहे थे, वो खत्म होगा। दूसरी ओर जो बेटी वाला अपनी भूमि बेच करके अपनी स्थिति को दयनीय कर लिया करता था, वो भी रुक जाएगा। तो जो इक्वालिटी का एक हमारे यहाँ परंपरा थी, हम मिडिल क्लास को गरीब बनने का और थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास को अमीर बनने का, वो अब एक सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। ये थोड़ा सा आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट से, कि ये भी रुक जाएगा समाज में। अब कोई अपना बेटी का विवाह सेना वाला से नहीं करेगा, क्योंकि वो टेम्पोररी नेचर के होंगे अधिकतर। तो इसको लेकर के ये विरोध किया जा रहा है। लड़कों का विरोध का कारण यही है, वजह पैसा अच्छा मिलेगा, 4 साल के ड्यूटी के उपरांत, इनको नौकरी के उपरांत सैलरी जो मिलेगा लगभग 20-22 हजार से शुरू होगा और लगभग 33-35 हजार तक जाएगा। और इनको उस रिटायरमेंट जब होंगे तब लगभग 12.25 लाख इनको कैश मिलेगा, और भी जो कुछ भी है कुल मिला जुला करके 20-22 लाख रुपया इनको इन हैंड मिलेगा जब ये 4 साल के बाद आएंगे। अब आपको देखना यह है कि अगर कोई लड़का 26 साल की उम्र में उसके पास 20 लाख रुपया है, तो उसके पास ऑप्शन है। अगर कोई लड़का जुनूनी है, जज्बाती है या एम्बिशियस है, तो उसके लिए तो ये 20 लाख प्रॉपर्टी हो गया, एसेट हो गया उसका। कैसे? अब वो इस 20 लाख रुपए से चाहेगा तो मेडिकल कर सकता है, इंजीनियरिंग कर सकता है, एमबीए कर सकता है, या अपना बिजनेस सेटअप कर सकता है। अब उसको पढ़ाई के लिए किसी दूसरे से लोन लेना नहीं पड़ेगा, बैंक से लोन लेना नहीं पड़ेगा, अपने पिता का जमीन नहीं बेचना पड़ेगा, या अपने पिता का प्रॉपर्टी में उसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। ये एक तरह से एसेट है। तो युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर है, और जो वाकई में चाहते हैं कि हमको युवा में ही सर्विस कंटिन्यू रखना है, तो अपने एलिजिबिलिटी को पॉलिश करेंगे और 25% में चले जाएंगे, उनका कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये युवाओं के लिए एक बेहतर अवसर है, समझना पड़ेगा इसको। आपके पास एसेट आ जाएगा। बहुत सारे लड़के हैं जो पैसे के अभाव में, हाँ, आवाज कट रहा है मेरा। सबको ऐसे ही डिस्टरबेंस है कि सिर्फ फिर से री लॉग इन करो? हाँ, री लॉग इन कर लो, अगर प्रॉब्लम है तो देख लो। तो ये स्टूडेंट के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर समझने वाला समझ रहा है तो। लेकिन उनका सिर्फ और सिर्फ विरोध का कारण एक है, वो है परमानेंट नेचर का नहीं है। बाकी सब कुछ इसमें अच्छा है, बाकी सब कुछ इसमें अच्छा है, और कोई शिकायत नहीं है। समझ में आया? ये स्टूडेंट का पक्ष है। अब आइए हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट का पक्ष क्या है। गवर्नमेंट का पक्ष है कि भाई, सबसे पहला पक्ष यह है कि भाई, हमारा लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए का बजट हर साल सेना में हमारा खर्च होता है, 5.5 लाख करोड़ का। इतनी बड़ी विशाल राशि हम खर्च करते हैं, 5.5 लाख करोड़। अब इतनी विशाल राशि में लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपया इसको पेंशन देने में ही खर्च हो जाता है। तो सरकार के लिए एक बहुत बड़ा वित्तीय जोखिम है या वित्तीय बोझ है। सबसे पहला तो ध्यान इस पे देना है। दूसरी ओर, इस सरकार की जो मंशा है, उस सरकार की मंशा को आपको समझना होगा। ऐसा नहीं है, याद रखिए, इस चीज को भले ही सरकार डिस्क्लोज ना करे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये परंपरा जो शुरू होगा ये हमेशा बने ही रहेगा। इसके पीछे मंशा कुछ और है। जैसे सरकार क्या करती है कि सरकार की दिमाग में कुछ और चलता है, करता कुछ और है,
और परिणाम कुछ और निकल करके आता है। जैसे आप ही लोग के दिमाग में कुछ और चलता है, करते कुछ और है और परिणाम कुछ और निकल करके आता है। तो सरकार की मंशा यहाँ पे कुछ और है, जिसको समझना होगा, और ये युवा नहीं समझ पा रहे हैं। सरकार की मंशा ऐसा नहीं है। अब कोई भी सरकार ऐसा नहीं चाहेगा कि हम युवाओं को नाराज करके हम अपनी सरकार को खतरे में डाल लें, क्योंकि अभी वर्तमान की जो सरकार है वो पूरी तरह से युवाओं के समर्थन पर ही टिका हुआ है। ये भक्त लोग हैं, जिसको हम लोग भक्त कहते हैं। कोई बूढ़ा बुजुर्ग युवा बीजेपी का भक्त नहीं है, या कोई प्रोफेशनल या कोई ब्यूरोक्रेट्स बीजेपी का भक्त नहीं है। बीजेपी का भक्त युवा ही है। और कभी भी कोई सरकार, बीजेपी जैसे वर्तमान की जो सरकार है, मोदी की सरकार, वो कभी नहीं चाहेगी कि युवा नाराज हो। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसका मंशा कुछ और है, इसको आपको समझना होगा। तो उसका मंशा ये है, सिंपल अगर समझा दिया जाए तो भारत में, भारत के अलावा विश्व के 4-5 ऐसे देश हैं जहां इस तरह की सेवा दिया जाता है। आज से नहीं, बहुत पहले से है। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, इन सारे देशों में, कनाडा, इन सारे देशों में आप जाएंगे, जितने भी डेवलप कंट्री हैं, यही सिस्टम चलता है वहां पे, इसीलिए लाया गया है। तो सरकार का इसके पीछे मंशा क्या है? तो सरकार का मंशा यह है, क्योंकि सरकार आने वाले समय में कुछ ऐसे ऐसे डिसीजन लेने वाली है जिसमें इन युवाओं का प्रयोग स्थानीय लेवल पर या उसी लेवल पे किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? क्योंकि भारत अभी जिस दौर से जो गुजर रहा है, वो दौर में विश्व का कोई भी देश या कोई भी वर्ल्ड कम्युनिटी भारत के इस स्ट्रेटेजी और इस पॉलिसी से खुश नहीं है, क्योंकि भारत अपने आप को स्वाभिमानी डिक्लेयर या स्वाभिमानी बनाने की ओर अग्रसर है। हर एक मामले में किसी भी तरह का कोई भी इंटरफियरेंस नहीं चाह रहा है। लेकिन भारत के खिलाफ षड्यंत्र जबरदस्त हो रहा है। क्या अमेरिका हो, क्या चाइना हो, ये जितने भी कंट्री हैं, वो भारत को नहीं चाहते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में पावरफुल कंट्री के रूप में बन करके उभरे। जियो पॉलिटिक्स पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा या चेंज हो जाएगा। अभी तक से जो साउथ ईस्ट एशिया और एशिया में रसिया और चाइना संतुलित करके रखा हुआ था अमेरिका को, अब भारत अगर खड़ा हो जाएगा तो चाइना जिस तरह से अपने आप को हावी कर रहा है साउथ ईस्ट एशिया में, भारत के लिए चुनौती है। तो चाइना भी नहीं चाहता है कि भारत इस तरह से स्टेबल हो जाए। तो कई तरह के इंटरनेशनल ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी, एंटी इंडियन जियोपॉलिटिक्स चल रहा है और इससे बचना होगा। दूसरी ओर भारत एक अंदरूनी षड्यंत्र से भी गुजर रहा है। ये तो ग्लोबल या ट्रांसनेशन कॉन्स्पिरेसी हुआ, देश से बाहर का षड्यंत्र हुआ। भारत एक आंतरिक षड्यंत्र के दौर से भी गुजर रहा है, और ये ऊपर जो बैठा हुआ है सत्ता पे, उसको पता है, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल से उठ करके गया है। और विशेष करके विशेष समुदाय के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि भारत उसी तरह से अपना अस्तित्व कायम कर ले। आज देखिए, छोटा छोटा सा कोई भी मैटर होता है तो ग्लोबल इशू बन जाता है। एक छोटा सा नूपुर शर्मा का मैटर को आज ग्लोबल इशू बना दिया गया। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। वैसा मौलवी उलेमा हर दिन टीवी डिबेट पे हिंदुओं का अपमान करते हैं, बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, उनको जो मन में आता है। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग थे जो हमारे कांग्रेस की सरकार के समय में जो देवी देवताओं की नग्न तस्वीरें, नेकेड मूर्ति बनाया करते थे और उनको अवार्ड दिया जाता था, पद्म विभूषण। कमेंट करना था हिंदू रिलीजन पर आम बात था। और अभी की जो सरकार है वो ऐसा पॉलिटिक्स करती है जिसमें धर्म का भी या सनातन कल्चर का भी सम्मान हो। और पॉलिटिक्स, अगर आप याद रखो, ऐसे पढ़ाया जाता है कि धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए। लेकिन आप सोचो, आप जिसके लिए राजनीति कर रहे हो, जिसकी राजनीति कर रहे हो, वो तो किसी भी वो भी तो किसी विशेष समुदाय, किसी विशेष धर्म से होगा, तो उसकी कहीं ना कहीं सिंपैथी तो अपने धर्म के प्रति होगा ही। तो आप उसकी अवहेलना करके नहीं कर सकते हैं पॉलिटिक्स। तो भारत की पॉलिटिक्स में अभी के समय में इसका बहुत निर्णायक योगदान है। तो वर्तमान की सरकार को पता है कि एंटी सनातन या एंटी हिंदू
षड्यंत्र भी भारत में हो रहे हैं। और उसके खिलाफ जब जब भी निर्णय लिया गया है, स्थान विशेष, क्षेत्र विशेष, राज्य विशेष में उठापटक या बवाल हुआ है। अब उसको नियंत्रित करने के लिए इस तरह के युवा तैयार करना देश के लिए जरूरी है। और इस तरह के कैडर भारत में कोई नई नहीं है कॉन्सेप्ट। आजादी के समय में बानरी सेना नामक एक सेना हुआ करती थी, जिसमें इंदिरा गांधी भी शामिल थी। बंगाल में माजुली सेना हुआ करती थी, उसमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे। तो बच्चों की जो बानरी सेना या एक तरह का कैडर था, वो पहले से भी था, आजादी के समय में भी था, आजादी से पहले भी था। 1942 में आप देखिएगा क्विट इंडिया मूवमेंट के समय, तो बानरी सेना था जिसमें इंदिरा गांधी भी शामिल थी, माजुली सेना थी। तो इस तरह के युवाओं को ट्रेंड करके, इनको स्किल्ड करके, डिसिप्लिन करके आप एक युवा जब समाज में छोड़ेंगे तो वो अपनी जिम्मेवारियों को अपने लेवल पे समझेगा। और जब राष्ट्र को, जब क्षेत्र स्तर पे, राज्य स्तर पे जब संकट आएगा तो वो फोर्स की तरह काम आएंगे और समाज की, धर्म की और सरकार की रक्षा करेंगे। वो ऐसा नहीं कि वो बेकार हो जाएंगे। अभी का युवा अगर सोचो, 17.5 साल से लेकर के 21 साल के युवा में क्या स्किल होता है। अभी के युवा पबजी खेलते हैं, फ्री फायर देखते हैं, यही सब उनके पास स्किल है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा और पता नहीं जितने भी सोशल ये हैं, मतलब वो वर्चुअल लाइफ जी रहे हैं। इससे क्या होगा कि युवा मजबूत होगा। हमारा यूथ 4 साल के ट्रेनिंग के बाद एक कंप्लीट मैन बनकर के, सिविलियन बनकर के निकलेगा, जो राष्ट्र को संकट के समय उभार सकता है। और जितना एनर्जी, जितना पोटेंशियल उनके पास उस समय होता है, अगर उसको सही तरीके से चैनलाइज कर दिया जाए तो राष्ट्र के संकट के समय में बहुत काम आएंगे। और संकट आने वाला है, ऐसा नहीं है कि नहीं आने वाला है। भारत में एक स्थिति आने वाले 1 दशक में आप देखिएगा कि भारत में सिविल वार की स्थिति पैदा हो जाएगी। होना ही होना है। अभी कई ऐसे डिसीजन बाकी है जब स्थिति ऐसा होगा। तो सरकार इसलिए एक कैडर बना करके, एक तरह से आप कह सकते हो कि ये फॉर्मल कैडर की तरह तैयार होंगे। अब जो युवा 4 साल ट्रेनिंग करके आएगा तो सोचो उसका सोच कैसा होगा। एक सैनिक का सोच, एक सिविलियन का सोच में जमीन आसमान का अंतर होता है। अगर 4 साल का ट्रेनिंग लेकर के आएगा, आर्म फोर्सेस में विभिन्न तरह के इक्विपमेंट चलाने का, कैसे डिफेंस करता है, उसका मोरल, उसका IQ सब कुछ डेवलप किया जाएगा। फिजिकली स्ट्रांग बनेगा, सब कुछ डेवलप किया जाएगा। जब वो डेवलप होकर के समाज में आएगा और किसी भी फील्ड में सेवा देने जाएगा तो उसमें अनुशासन होगा, उसमें दृढ़ निश्चय की बात होगी, उसमें देश प्रेम की भावना होगी, उसमें जुनून होगा। तो ये सब क्वालिटी से हमारा एक यूथ तैयार होगा, तब जाकर के हमारा देश स्ट्रांग होगा। नहीं तो जब मन चाहेगा तब कुछ कोई भी बोल देगा, कोई भी कुछ कर देगा, कोई लूट करके ले गया, कोई भ्रष्टाचार करके चले गया। एक गंदा जनरेशन, या आप कह सकते हैं कि डर्टी ब्लड जनरेशन हमारा तैयार हो रहा है। गंदे खून वाला जनरेशन हमारा अभी तैयार हो रहा है। अगर ये चीज को लाया गया तो एक अच्छा जनरेशन तैयार होगा। इस सोच के साथ सरकार लाया है इस योजना को, लेकिन इस मंशा को लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं और न तो सरकार इसको डिस्क्लोज करना चाहती है। क्योंकि जैसे ही ये स्टेटमेंट सरकार का आएगा तो सरकार भी सख्ते में आ जाए। और लोग अपोजिशन बैठा हुआ है जो देशी कम और हाइब्रिड ज्यादा है, वो उसको आपके देश से, आपके राष्ट्र से, आपके धर्म से कोई लेना देना नहीं है। क्या लेना देना है उसका? तो नस्ल इटली का है और जो बाकी है तो वो तो अपने आप को ही अपना ये ही बदल चुका है, संस्कृति ही बदल चुका है। उसके लिए ना तो आपके लिए भारत माता है आपका, ना तो गाय माता है, ना तो आपकी बहन है। उसके लिए तो सब माले गनीमत है, उसके लिए तो सब माले गनीमत है। वो तो सिर्फ एक ही को मानता है, बाकी सब भोग करने के लिए उसके नजर में। आप कहां जाएंगे? उसके पास तो 57 है, बाकी के पास 118 है, आपके पास क्या है? एक ही है ही है। तो इसको बचाना पड़ेगा और बचाने के लिए ही इस युवा कैडर को तैयार किया जा रहा है। लेकिन इस चीज को लोग समझ नहीं रहे हैं। सरकार साफ बोल रही है कि हम आपको आगे कंटिन्यू कर लेंगे अगर आप में काबिलियत होगा तब। अभी देख लो, आपके पास पुलिस है, आप ऐसे देख लो, हमारे यहाँ का जो रिक्रूटमेंट पैटर्न है और जो सर्विस स्टाइल है वो थोड़ा सा देखो। हमारे यहाँ का पुलिस को देख लो, 2 किलोमीटर दौड़ा दो, हाफ के गिर जाएगा। चोर उसी को छीन करके, उसी का पिस्टल, उसी का हथियार छीन करके चले जाता है। क्यों? तो वो नौकरी करता है, सेवा नहीं करता है, सर्विस नहीं करता, वो नौकरी करता है अपना, सिर्फ कोरम पूरा करता है।
ऐसे लोग हैं हमारे, और सेना में भी इस तरह के एक उम्र के बाद हो ही जाते हैं। तो सेना को हमेशा इस तरह से बनाए रखने के लिए, समाज को सशक्त करने के लिए, राष्ट्र को सशक्त करने के लिए ये स्कीम लाया गया है। अब सरकार तो ये नहीं कह सकती है ना कि हमारा मंशा ये है, तो वो ये कहती है कि भाई फिनेंशियल बर्डन ज्यादा है, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही वो मंशा बोलेगी, लोगों का रोंगटा खड़ा होने लगेगा, विरोध शुरू, षड्यंत्र और तेज हो जाएगा और विरोध होने लगेगा कि अच्छा। लेकिन जो दूसरा है वो इस चीज को समझ रहा है कि ये क्यों लाया जा रहा है, उसको पता है। अब समझ लो, आपके मोहल्ला में किसी तरह का अस्थिरता पैदा हो गया, कितने लोग सड़क पे निकलेंगे? सब तो अपने परिवार वाले हैं, बाल बच्चा है सबका, इसीलिए तो जीनोसाइड हो जाता है, लोग मारे जाते हैं, दंगा होता है। तो जो युवा है वो युवा नाकाबिल कुछ आइडिया ही नहीं है उसके पास, करने जाएगा कुछ और, कर देगा कुछ और। जब वेल ट्रेंड होंगे, खुद सोचो, जब वेल ट्रेंड होंगे तो क्या करेंगे? पूरे स्ट्रेटेजी के साथ, पूरे मोटिव के साथ वो काम करेंगे। इसीलिए हर एक सोसाइटी में इस तरह का कैडर खड़ा होगा, ये एक तरह से स्वयं सेवक की तरह हो जाएंगे। उनको नौकरी, उनके पास तो ऑप्शन है। 26 साल से पहले अगर 17.5 साल में आपका ज्वाइनिंग हो गया, तो आप 4 साल सेवा के बाद आपके पास तो पूरा उम्र है। IIT निकालिए, इंजीनियर बनिए, IAS निकालिए, PCS निकालिए, SSC निकालिए, बाकी सब तो नौकरी के लिए आपके पास ऑप्शन है, कीजिए। अगर आपको सेना में ही जाना है तो फिर से देकर के बहाली चले जाइए, क्या दिक्कत है? वो जो टेस्ट होगा उसमें पास होकर के चले जाइए, सेना में कंटिन्यू रहिए। आपको अगर जॉब करने का मन है तो कहां मना किया है? दूसरी बात, ये सरकार ने स्पष्ट रूप से डिस्क्लोज नहीं किया। सरकार की गलती ये है कि बाकी जैसे जो आर्म फोर्सेस का जो और सर्विसेज का जो रिक्रूटमेंट पहले होता था, उस तरह से हमारी वो प्रक्रिया जारी रहेगी। वो इस बात को डिस्क्लोज नहीं किए हैं, उनको ये बात का डिस्क्लोज कर देना चाहिए था। तो सरकार का यही मंशा है कि हम इस मोड पे काम करें, और उनका लक्ष्य ये है। लेकिन अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्यों को सरकार सही तरीके से, सरकार के जो IAS हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो इसको तैयार किए हैं, आज भी सरकार के पास बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो एंटी बीजेपी हैं, जो इनको पसंद नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार या टॉप लीडर को अंधकार में रखती है, इसीलिए बार बार सरकार को झुकना पड़ता है। नहीं तो ये इस सरकार का स्कीम बुरा नहीं है, ये बहुत अच्छा स्कीम है। लड़कों के लिए तो एक कैपिटल गेन करने का अवसर है। युवा है, 6 महीना बढ़िया से प्रैक्टिस किए, सेना में चले गए, 20 लाख का प्रॉपर्टी आ गया आपके पास। अब आगे पढ़ाई कीजिए, 20 लाख का प्रॉपर्टी में आप चाहेंगे तो कोई भी बिजनेस सेटअप कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे आप। नहीं तो सेना में ही आगे चले जाइए, वहीं पे उसी दौरान, ट्रेनिंग के दौरान या सर्विस के दौरान अपने आप को फिट फाट रखिए, पढ़ते रहिए, एग्जाम दीजिए, चले जाइए, पास हो जाइए। लड़कों को सिर्फ और सिर्फ इसी बात का तकलीफ है कि हम एक बार जब रिक्रूट हो जाएंगे, टेस्ट में पास हो जाएंगे, तो उसके बाद हम दोबारा टेस्ट क्यों देने जाए? कल को हो सकता है हम नहीं पास हो। तो ये वैसे ही लड़कों का ये है जो सिर्फ और सिर्फ लक, लेबर और चांस चोरी पे विश्वास करते हैं कि लक लग गया और एक बार लेबर किए, चांस मिल गया और चोरी करके किसी भी तरह से सफल हो गए। ये जीवन का एक ये फंडामेंटल फिलॉसफी है। किसी व्यक्ति को सफल होने के लिए इसके